हेलो सी इंटर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज सी शिवाली और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं चैप्टर 10 दैट इज ऑडिट ऑफ बैंक्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से ही है, अच्छे मार्क्स कवर होते हैं इसमें, तो हम इसकी अच्छे से रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को लाइक जरूर करना है। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब माय चैनल ताकि ऐसे ही ऑडिट के वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहे। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर किए। ओके एंड यस, अगर आपको हमारे रिकॉर्डेड वीडियोस खरीदने हैं सी इंटर ऑडिट के तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप वहां जाके उसे खरीद सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो, और लाइक पहले ही कर दीजिए कि पढ़ने में आप बिजी हो जाते हो ना। क्लियर? चलो, यस, बैंकिंग या इंट्रोडक्शन एज ए जरूरत नहीं है, यू नो व्हाट इज बैंक। ठीक है, क्या उसके फीचर्स है? ट्रांजैक्शन ज्यादा होते हैं, वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है। ठीक है, लार्ज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर करते हैं। अब इसमें कुछ कुछ चीजें थोड़ी सी अनइंपॉर्टेंट ही है, तो आई जस्ट मूव फॉरवर्ड। ओके, अब कितने टाइप्स ऑफ बैंक्स होते हैं? पहला तो कमर्शियल बैंक है, उसका क्या काम है? दो मेन फंक्शंस है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना एंड लोन देना। फिर आता है रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक हर रूरल एरिया में सेटअप होता है। ठीक है, एंड क्या करता है वो? रूरल कम्युनिटी की बेसिक नीड्स, फाइनेंशियल नीड्स को कंप्लीट करता है, उसको कैटर करता है। ठीक है, फिर आता है कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक इज जस्ट लाइक कमर्शियल बैंक। ठीक है, बट वो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल पे बनता है एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड होता है या फिर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड होता है। क्लियर? फिर आता है पेमेंट बैंक। दिस इज अ न्यू टाइप ऑफ बैंक। ठीक है, तुम एग्जाम्पल से ज्यादा बेटर समझ सकते हो। दैट इज पेटीएम बैंक्स। ठीक है, उसको बोलते हैं पेमेंट बैंक। हाँ, बट वो क्या करती है? दे आर अलाउड टू एक्सेप्ट रिस्ट्रिक्टेड डिपॉजिट्स। ठीक है, और वो लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स इशू नहीं कर सकते। क्लियर? प्लस एटीएम फैसिलिटी वगैरह होती है उनके पास, इंटरनेट, मोबाइल बैंकिंग। क्लियर? इस उनका स्पेसिफिक पर्पस क्या है? उनका स्पेसिफिक पर्पस है इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज को लोन देना या उनको गाइडेंस देना या उनको जो भी उनको लग रहा है रोड वगैरह बनाना है। ठीक है, तो इन सब के लिए डेवलपमेंट बैंक्स यूज होती है या डेवलपमेंट बैंक्स के पास लोग जाते हैं। फिर आता है स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक का क्या बेसिक पर्पस है, क्यों खोली गई है? ताकि अनसर्व्ड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को भी लोन मिल सके। मतलब जैसे पानीपुरी का ठेला है, ठीक है, तो ये लोग क्या है, कहीं फॉल नहीं होते किसी कैटेगरी में, तो ऐसे लोग जिसको कोई लोन नहीं देता है वो स्मॉल फाइनेंस लोन देती है। क्या? अब आता है रेगुलेटिंग बॉडी पे, कौन है? फर्स्ट आरबीआई। ठीक है, यू नो दैट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसकी? ये थोड़ा सा बेसिक है तो मैं इसको थोड़ा फास्ट ले लूँ। ठीक है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को, इन शॉर्ट बैंक एंड नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स को गाइड करना। क्लियर? उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर वो मॉनिटरी एंड क्रेडिट पॉलिसीज बनाते हैं एंड जो कमर्शियल बैंक से या दूसरे बैंक से जो अभी अपन ने ऊपर पढ़े उनको रेगुलेट करते हैं। उनका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है आरबीआई का? करेंसी इशू करना, करेंसी रेगुलेट करना, सेंट्रल स्टेट बैंक का एज अ बैंकर एक्ट करना और अदर बैंकर्स को भी वो एज अ बैंकिंग एक्ट करती है, उनको पैसे देती है या उनको गाइडेंस देती है, रूल्स। ठीक है, बैंकिंग ऑपरेशंस। ठीक है, कैसे काम करते हैं? अब आते हैं टाइप ऑफ ऑडिट रिपोर्ट का मतलब क्या है? बैंक में बहुत अलग अलग तरीके के रिपोर्ट्स ऑडिटर को देने पड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि बैंक एक थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है, उसकी थोड़ी बैलेंस शीट भी अलग बनती है एंड उसका रिपोर्टिंग भी थोड़ा अलग होता है। तो किस टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स देने, कितने टाइप ऑफ रिपोर्ट देने वो हम देखेंगे। सबसे पहले किसको देनी पड़ती है? सेंट्रल स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर्स को, जो उसके मेन ऑडिटर्स के, ब्रांच ऑडिटर की बात नहीं चल रही है यहाँ पे। क्या? सबसे पहले क्या रिपोर्ट देनी है? रिपोर्ट ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अंडर इसको, इन केस ऑफ बैंक्स विच आर रजिस्टर्ड एज कंपनीज अंडर कंपनीज एक्ट। ये वर्ड कहीं कहीं सुना सुना लग रहा है। ठीक है, सुना सुना नहीं, सुना सुना लग रहा है। इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब क्या है? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड जो भी कंट्रोल्स है उसके ऊपर रिपोर्टिंग करना है, जो अच्छे है बुरे, कहाँ वीकनेस है, क्या है, वो सब कुछ उसको रिपोर्ट करना है। किसको? ऑडिटर को। ठीक है, फिर आता है लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट में बेसिकली क्या होता है? सिंपल, डिटेल्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो सॉरी क्या क्या कौन सी चीजों पे एनालिसिस देना पड़ता है उस रिपोर्टिंग में? बैंक की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ठीक है, लिक्विडिटी, पैसा, कैश, लोन सब क्या है, लॉ के साथ उसने कितना कंप्लाई किया है, जो भी रूल्स उसको लागू होते हैं बैंक्स को, उसके साथ उसने कितना कंप्लाई किया है, रिस्क कितनी है बैंक में, ठीक है, डूबने के चांसेस कितने हैं, एंड इसमें भी इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड इफेक्टिवनेस के बारे में रिपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, एंड ये 30 जून के पहले सबमिट करना पड़ता है। क्लियर? ये रिपोर्ट इज इन एडिशन टू ऑडिट रिपोर्ट। के बाद आता है एसएलआर रिक्वायरमेंट, रिपोर्ट ऑन कंप्लायंस ऑफ एसएलआर रिक्वायरमेंट। एसएलआर क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्या होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो? मतलब क्या? एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड
एंड टाइम लाइबिलिटीज का तुम्हें मतलब बैंक को लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ता है, कैश वगैरह में रखना पड़ता है, ठीक है। नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी का मतलब क्या है, तुम्हारा सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी, आरडी, इनकी मिला के उसके एक सर्टन परसेंटेज जो आरबीआई डिसाइड करेगी उतना बैंक को कैश में मेंटेन करना पड़ता है नहीं है वो सब कुछ ऑडिटर को देखना है। के बाद आता है ट्रेजरी ऑपरेशंस। ट्रेजरी ऑपरेशंस पे भी रिपोर्ट करना पड़ता है। ट्रेजरी ऑपरेशंस मतलब क्या, पैसा कैसे मैनेज हो रहा है, लिक्विडिटी कैसी है, ठीक है, बैंक रेट्स कैसे चल रहे हैं, एज पर आरबीआई चल रही है या नहीं, ये टाइम टू टाइम आरबीआई को बताना पड़ता है। उसके बाद एनपीए से रिलेटेड असेट क्लासिफिकेशन, प्रोविजनिंग, कितना पैसा डूबने वाला है, उसकी कितनी प्रोविजन बनाई है, उसके ऊपर रिपोर्ट करना पड़ता है। के बाद कोई सीरियस इरेगुलरिटीज नोटिस हुई है तो रिपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। फिर रिपोर्ट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू घोष कमेटी एंड जिलानी कमेटी। घोष कमेटी, जिलानी कमेटी आरबीआई ने सेटअप किए थे, ठीक है, ताकि बैंक में फ्रॉड ना हो या बैंक का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा रहे, तो वो रूल्स कंप्लाई किए हैं या नहीं उसके ऊपर रिपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। एंड अगर बैंक रूरल एरिया में है तो एडवर्स क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो पे भी रिपोर्ट करना पड़ता है। एडवर्स क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो इज, पहले बात तो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो क्या होता है, टोटल लोन्स डिवाइडेड बाय टोटल डिपॉजिट्स, ठीक है। एंड एडवर्स इज एक्सट्रीम्स, ये बहुत ज्यादा है, जैसे 100 रुपए का लोन है और तुम 100 रुपए का डिपॉजिट है एंड 120 का लोन दे रहे हो, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड कि तुमने पूरे के पूरे पैसे लोन में दे दिए, ठीक है। और अगर तुम्हारे पास 100 रुपए है और तुम 20 रुपए का ही लोन दे रहे हो तो इट मीन तुम इफेक्टिवली उसको यूज नहीं कर रहे हो। एक्सट्रीम्स होता है तो एडवर्स होता है, क्लियर। अकाउंटिंग सिस्टम इज सेम एज अपन जैसे करते हैं अकाउंटिंग, ठीक है। अब बैंक में ऑडिट कैसे होता है, बैंक में ऑडिट समहाउ हमें अभी तक जैसे ऑडिट सीखा है वैसे ही होता है, ऐसे कुछ अलग नहीं है, ठीक है, सिर्फ कुछ कुछ चीजें हैं जो अलग है, एडिशनल है आई वुड से। सबसे पहला क्या है, तुम्हें प्लान करना पड़ता है ऑडिट का, ठीक है, कैसे ऑडिट परफॉर्म होगा, कैसे डिसाइड होगा कितना बड़ा बैंक है, ठीक है, उसका लेवल क्या है, क्या एडवर्स फीचर्स, उसमें क्या क्या तकलीफें हैं, ठीक है। के बाद कितना वो अपने लॉज को कंप्लायंस करके चलती है, इतने जो भी ऊपर रिपोर्टिंग वगैरह सब कैसे करके चलती है, ऊपर जो भी रूल्स पढ़े अपन ने अभी, ठीक है। उसके बाद ऑडिट रिस्क कितनी है, उस बेसिस पे प्लान बनेगा, ठीक है। फिर इन रिस्क को मिटिगेट करने के लिए बैंक क्या कर रही है, ठीक है, क्या कर रही है कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज कर रही है या नहीं, ठीक है। फिर रिपोर्टिंग ऑन पोजीशंस की जो भी बैलेंसेस है या क्या चल रहा है उसको प्रॉपरली रिपोर्टिंग कर रही है नहीं, जैसे हमने ऊपर देखा, ट्रांजैक्शंस प्रॉपर अप्रूव कर रही है या नहीं, ठीक है। जो भी इंटर बैंक पोजीशंस होंगी, जो बैलेंसेस होंगे वो रिकनसाइल हो रहे हैं या नहीं, तो बैंक ब्रांच की जो लिमिट्स है, कितना ही लोन दे सकते हैं, इतना ही तुम जो भी उसकी लिमिट सेट है वो प्रॉपर वो फॉलो कर रही है या नहीं। के बाद एक्सेप्शंस कैसे रिपोर्ट करती है, फिजिकल सिक्योरिटी का क्या हाल है, ठीक है। एंड कॉन्टिजेंसी प्लानिंग, मतलब कुछ गड़बड़ हुई, कुछ फ्रॉड हुआ, धोखा हुआ, तो उसका क्या काउंटर प्लान है। तो ये सब रिस्क मिटिगेट करने के तरीके, तो बैंक इसमें से क्या क्या कैसे कैसे फॉलो कर रही है, ठीक है। उसी का एक्सटेंशन है कि कंट्रोल्स से रिलेटेड, जब हम कंट्रोल्स चेक करते हैं, जब ऑडिटर कंट्रोल्स चेक करता है तभी वो पता कर पाएगा ना रिस्क कितनी है, ठीक है। तो जब वो कंट्रोल्स चेक करता है तो उसको जनरली क्या क्या चीजें पूछनी चाहिए, किस तरह से कंट्रोल्स करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है बट आई हैव टू गो थ्रू इट क्योंकि वो सिलेबस में है, ठीक है। यू नेवर नो किसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए, एंड यू गेट द बैकग्राउंड, तुम एकदम मेन पॉइंट पढ़ के नहीं जा सकते, यू गेट द बैकग्राउंड, ठीक है, कि क्या एक्चुअली चल रहा है उस चैप्टर में। तो कंट्रोल से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हो, पहले तो उसने किसने परफॉर्म किया है कंट्रोल आई होप यू नो, ठीक है, उस पर्सन को उस कंट्रोल के बारे में प्रॉपर नॉलेज है या नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या प्रूफ है कि कंट्रोल परफॉर्म हुआ है, एविडेंस प्रूफ क्या है, ठीक है। तो कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ वो परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी बराबर है कि उतनी फ्रीक्वेंसी में अगर तुम कोई चेक कर रहे हो, चीजें काउंटर चेक कर रहे हो, तो वो फ्रॉड पकड़ में आ सकता है या गलतियां पकड़ में आ सकती है, इतना फ्रीक्वेंटली वो हो रहा है क्या, साल में एक बार कर रहे हो तो मतलब ही नहीं, ठीक है, बट हर महीने कर रहे हो तो हो सकता है गलतियां पकड़ में आ जाए, क्लियर। उसके बाद एविडेंस कहाँ रखा है, जब कंट्रोल परफॉर्म हो उसका एविडेंस कहाँ रखा है, कितने साल तक तुम वो रखते हो, ठीक है। ऑडिटर को वो एक्सेसिबल है या नहीं, ठीक है। कंट्रोल क्यों परफॉर्म किया जा रहा है, किस टाइप की एरर प्रिवेंट करने के लिए कंट्रोल परफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि तुम लोग टोटल लगाते हो, ठीक है, या फिर ऐसा कोई कंट्रोल लगा दिया जिससे एंट्री डबल टाइम नहीं होगी, तो दीज आर कंट्रोल्स। तो कौन सी टाइप ऑफ कंट्रोल, डुप्लीकेशन एरर या डुप्लीकेशन मिस्टेक इससे कंट्रोल हो रही है। के बाद कंट्रोल कैसे परफॉर्म हो रहा है, कंट्रोल एक्टिविटीज क्या है, कोई ये एक्टिविटीज या ये कंट्रोल्स बाईपास तो नहीं हो रहे, बाईपास मतलब कि दो लोग मिल गए और कंट्रोल की धज्जियां उड़ा दी, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कंट्रोल बाईपास करना। वो बाईपास डिटेक्ट हो सकता है क्या, कोई तीसरा बैठा है क्या उनके ऊपर कि ये दोनों भी मिल गए, तो तीसरा कोई बैठा है क्या इसके ऊपर चेक रखने के लिए, ठीक है। एक्सेप्शंस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, और कितने टाइम पे वो सॉल्व करते हैं। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो हमें पूछनी चाहिए या देखनी चाहिए, इसके आंसर्स ढूंढने चाहिए वाइल वी आर चेकिंग द कंट्रोल, क्लियर। अब आता है एंगेजमेंट टीम। एंगेजमेंट टीम क्या होती है, एंगेजमेंट टीम क्या होती है, सिंपल, जो काम कर रहे हैं ऑडिटर की टीम, दैट इज कॉल्ड एंगेजमेंट टीम।
ठीक है। अब एंगेजमेंट टीम से रिलेटेड उसने क्या लिखा है कि वेन एवर यू आर डूइंग द ऑडिट ऑफ बैंक, हर ऑडिट में बेसिकली, बट बैंक में उसने उसको और इंपॉर्टेंस दिया है कि तुम्हें डिस्कशन करना बहुत जरूरी है कि बैंक का एनवायरमेंट कैसा है, इंटरनल कंट्रोल कैसा है, क्या मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हो सकती है, तो ये सब डिस्कशन करना जरूरी है। तो जनरली इस डिस्कशन में क्या इन्वॉल्व होता है, अब लोग पॉइंट का क्या रेफरेंस है, बट क्वेश्चन आते हैं ना तब समझ में नहीं आता आंसर क्या है, ठीक है, इसलिए हैव टू गो थ्रू एवरी पॉइंट। तो जब एंगेजमेंट टीम डिस्कशन करती है तो उस डिस्कशन में जनरली क्या इन्वॉल्व होता है कि कौन से एरर्स हो सकते हैं, ठीक है, कौन से एरर्स पिछले साल आइडेंटिफाई हुए थे, क्लियर। उसके बाद कौन से मेथड से जो बैंक के एम्प्लॉयज है वो फ्रॉड कर सकते हैं, जैसे कैश में एक ही बंदा बैठा है, ठीक है, या लॉकर में एक ही बंदा जा रहा है, ठीक है, या फिर वॉट एवर जो भी कौन से मेथड्स है, क्योंकि हम चेक करते करते हमें पता चल जाता है। उसके बाद हमें एंगेजमेंट रिस्क, परवेसिव रिस्क एंड स्पेसिफिक रिस्क को हम कैसे करेंगे। अब इनका मतलब क्या होता है, सिंपली एंगेजमेंट रिस्क मतलब उस स्पेसिफिक काम से रिलेटेड क्या रिस्क है। जैसे कोई बैंक है जिसका नाम बहुत खराब है पहले से ही, तो वो रिस्क हुई, दैट इज कॉल्ड उस बैंक से। अब हर बैंक में वो रिस्क नहीं है, जैसे किसी बैंक का नाम बहुत अच्छा है तो वहां पे वो रिस्क नहीं होगी, बट जैसे किस बैंक का नाम खराब है, ठीक है, फ्रॉड में गिना जाता है, तो वहां ये रिस्क बढ़ जाती है, तो उसको हम कैसे मिटिगेट कर रहे हैं, ठीक है। फिर आता है परवेसिव रिस्क। परवेसिव रिस्क मतलब पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कौन सी रिस्क अफेक्ट कर रही है, परवेसिव वर्ड हम देख चुके हैं। एंड स्पेसिफिक रिस्क मतलब किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, जैसे लोन है, ठीक है, तो उससे क्या क्या रिस्क एसोसिएटेड है, तो ये सब डिस्कशन करना पड़ता है, ठीक है। फिर कितना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखना है, दिमाग खुला रखने की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद ऐसा कोई इंफॉर्मेशन हाथ लगा है क्या जिससे मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस है, ठीक है। अब इस डिस्कशन से एक्चुअली होता क्या है कि कहाँ पे ध्यान देना है, कहाँ पे तकलीफ ज्यादा है, वहां हम ज्यादा एम्फेसाइज कर पाते हैं, क्लियर। उसके बाद अगर जहां रिस्क इन्वॉल्व है ज्यादा, वहां हम एक्सपीरियंस टीम मेंबर को भेज पाते हैं, ठीक है। और ये भी हमें देखना होता है कि कहीं स्पेशलाइजेशन की या स्पेशलिस्ट की जरूरत, एक्सपर्ट की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। तो जब हम ये डिस्कशन करते हैं तो हमें ये चीजों का फायदा होता है, क्लियर। अब आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैंकिंग ऑडिट, मतलब बैंक का कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ से बनता है, उससे रिलेटेड बात करें, ठीक है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है उसका फॉर्म, उसका कंटेंट किस तरह से प्रेजेंट होगा, क्या होगा, ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, सब सेक्शन 1(2) of 29, क्लियर। क्या लिखा है, हर एक बैंकिंग कंपनी को बैलेंस शीट एंड P&L बनाना पड़ता है, फॉर्म सेट आउट इन द 3rd शेड्यूल ऑफ द एक्ट, क्लियर। क्या लिखा है, ए में लिखा है बैलेंस शीट कैसे बनानी है, बी में लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाना है, ठीक है। उसके बाद डिस्क्लोजर्स देने पड़ते हैं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, क्लियर। अब ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, ऑडिट कौन कर सकता है, ऑफ कोर्स ऑडिटेड बाय अ पर्सन ड्यूली क्वालिफाइड अंडर द लॉ, सिंपल, मतलब ऑडिटर जो भी सी है जनरली। अपॉइंटमेंट कैसे होती है, अपॉइंटमेंट होती है कैसे, जनरल मीटिंग में, एनुअल जनरल मीटिंग में, क्लियर। नेशनलाइज बैंक की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, थ्रू इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। दोनों चीज में, मतलब नॉन नेशनलाइज नेशनलाइज दोनों केस में आरबीआई की परमिशन लेना जरूरी है, अप्रूवल लेना जरूरी है। और अगर रीजनल रूरल बैंक का ऑडिटर डिसाइड हो रहा है, ठीक है, ऑडिटर डिसाइड हो रहा है तो अपॉइंटेड बाय बैंक कंसर्न विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या। अब रेम्यूनरेशन कैसे फिक्स होता है, एज पर सेक्शन 142, ठीक है। रेम्यूनरेशन ऑफ नेशनलाइज बैंक, ये किसका डिसाइड हो रहा है, बैंकिंग कंपनी का। नेशनलाइज बैंक स्टेट गवर्नमेंट, इसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका कौन करता है, आरबीआई, इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या। पावर्स एज सेम एज कंपनी ऑडिटर, कंपनी ऑडिटर के जो भी होते हैं सेम बैंकिंग वाले ऑडिटर को भी पावर्स में, सिंपल। अब आते हैं रिपोर्टिंग पे कि कौन, मतलब ऑडिटर किसको रिपोर्ट करेगा। सबसे पहला क्या है कि अगर तुम नेशनलाइज बैंक का ऑडिट कर रहे हो, ऑडिटर अगर नेशनलाइज बैंक का ऑडिट कर रहा है तो किसको रिपोर्ट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। उसको क्या रिपोर्ट करना पड़ता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहा है, ठीक है। ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है तुम्हारे नोटिस में आया जो आउट ऑफ बैंक पावर है, ठीक है, मतलब जितना उसका पावर था उसके ज्यादा उसने लोन दिए या बोलो या उतने अमाउंट के लोन दिए, ठीक है। उसके बाद जो भी ब्रांचेस थी बैंक की उनसे जो भी रिटर्न्स आए दैट वाज एडिक्वेट, क्या लिखा है, वेदर और नॉट द रिटर्न्स रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांचेस हैव बीन फाउंड एडिक्वेट फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। और उसके बाद कोई भी ऐसा मैटर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिस में तुम्हें डालना चाहिए, ठीक है, वो सब कुछ तुम्हें रिपोर्ट करना है, ठीक है। अब फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट क्या होता है, ऑडिटर्स ऑफ सेंट्रल ब्रांच, सेंट्रल हो या ब्रांच हो, ठीक है, उसको सबसे पहले तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग फॉलो करना है फॉर रिपोर्टिंग पर्पस जो हमने सीखा, ठीक है। उसके बाद और क्या लिखा है उसने कि ऑडिटर हैज टू इंश्योर नॉट ओनली इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द नंबर ऑफ अनऑडिटेड ब्रांचेस। अनऑडिटेड ब्रांचेस मतलब हो सकता है कि 100 मतलब 10 ब्रांचेस उसमें से तुमने 8 ही चेक की, 2 किसी पर्पस की वजह से या किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से चेक नहीं की, तो ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ देना है, उससे भी रिलेटेड तुम्हें सब कुछ अपनी ऑडिट रिपोर्ट में देना है कि कितने एडवांसेस थे, डिपॉजिट थे, इंटरेस्ट इनकम थी, वो सब कुछ तुम्हें रिपोर्ट करना है, ठीक है। और क्या लिखा है
कि द ऑडिटर ऑफ बैंकिंग कंपनी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट मैटर्स कवर्ड अंडर सेक्शन 143, बट उसको कारो अप्लीकेबल नहीं है, ये हमने सीखा था। ठीक है, अब आते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला 30 जून के अंदर अंदर वो तुम्हें सबमिट करना पड़ता है ऑडिटर को। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसको प्लान करना पड़ता है। फिर आता है, ऊपर हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट। अब आरबीआई को क्या रिपोर्ट करना है? आरबीआई को क्या रिपोर्ट करना है? आरबीआई ने एक सर्कुलर इशू किया है। ठीक है, क्या सर्कुलर इशू किया है कि अगर कोई भी फ्रॉड से रिलेटेड तुम्हें कुछ भी सस्पेक्टेबल लगता है तो ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको वो रिपोर्ट करना है। अगर वो कोई भी फेलियर करता है, ठीक है, तो उसके ऊपर एक्शन होगी। ये उसका सर्क्यूलर आरबीआई ने दिया था। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग फ्रॉड से रिलेटेड कुछ भी हो, कुछ भी सस्पेक्टेबल हो, तो वो रिपोर्ट करना हमें मतलब ऑडिटर को जरूरी है ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक के। ठीक है, अब प्लस हमारा ऐसे भी यही बोलता है कि हमें फ्रॉड से रिलेटेड रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है, किसको करना है? ही शुड रिपोर्ट द मैटर टू द आरबीआई इन एडिशन टू चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंसर्न बैंक। मतलब बैंक के साथ साथ उसको आरबीआई को भी ये सब कुछ रिपोर्ट करना है। ठीक है, अब पढ़ते हैं ऑडिट कैसे कंडक्ट होता है इन डिटेल। ठीक है, अब इसमें मोस्ट ऑफ द चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रिविजन्स में। ठीक है, तो इसको सिर्फ एक हमें मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं जाएगा ये पॉइंट पढ़ने में। ठीक है, वही लिखा है कि द ऑडिट ऑफ बैंक्स और देयर ब्रांचेस इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेजेस। ठीक है, सबसे पहले इनिशियल में चलते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं? डिक्लेरेशन देना है, डिक्लेरेशन ऑफ इंडेप्टनेस। किसने किसको देना है? ऑडिटर ने बैंक को, कि मैंने आपसे कोई पैसे नहीं लिए हैं, कोई लोन नहीं लिया। यहाँ पे इंडिपेंडेंस का चक्कर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर तुम उसका कोई दूसरा काम कर रहे हो बैंक का, जैसे कॉन्करेंट ऑडिटर हो, तो तुम स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं बन सकते। ठीक है, अब आता है प्लानिंग। प्लानिंग के लिए क्या करना पड़ता है? द ऑडिटर शुड अंडरटेक फॉलोइंग एक्टिविटीज प्रायर टू स्टार्टिंग इनिशियल ऑडिट। इनिशियल ऑडिट करने से पहले क्या करना पड़ता है? दो चीजें, SA 220, SA 210, दैट इज क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ऑडिट वर्क और टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ये दो ऐसे तुम्हें फॉलो करने हैं। क्लियर? के बाद प्रीवियस ऑडिटर अगर होगा कोई तो एनओसी लेके आना है। ठीक है, उसके बाद कोई भी ऑडिट स्टार्ट करने से पहले ऑडिटर को ऑफकोर्स टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट पे एग्री करना है, मतलब दोनों एग्री होने चाहिए कोई भी। ठीक है, उसके बाद जैसे ही तुम स्टार्ट करो 510 आ जाता है। ठीक है, 510 क्या है? ओपनिंग बैलेंसेस चेक करना, उसमें कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं वो देखना। ऑफ कोर्स हर बार ऑडिट स्टार्ट करने से पहले, एक्चुअल ऑडिट स्टार्ट करने से पहले हमें ओपनिंग बैलेंसेस ही देखने पड़ते हैं। ये तो सब उसके पहले का है, प्लानिंग एंड एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट क्या है। ठीक है, वो सब बहुत पहले आता है। अब आते हैं एंगेजमेंट रिस्क असेस करनी है तुम्हें। एंगेजमेंट रिस्क मतलब क्या? एंगेजमेंट रिस्क क्या बोली थी मैंने कि वो पर्टिकुलर बैंक से रिलेटेड क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है, वो तुम्हें मतलब वो ऑडिटर को असेस करनी है और उसके हिसाब से तुम्हें फिर आगे स्टेप्स कर लेने पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद एंगेजमेंट टीम बनानी है। कौन से लोग लगेंगे? एक्सपीरियंस लोग लगेंगे। ठीक है, कितना बड़ा मतलब कितने लोग लगेंगे, नंबर ऑफ लोग कितने लगेंगे, वो सब देखना है। एंड इनिशियल में लास्ट इज SA 315 की जो भी एनवायरमेंट है, इंटरनल कंट्रोल, इन सबको का अंडरस्टैंडिंग लेना है। ठीक है, एनवायरमेंट को देखना मतलब क्या कि कौन मैनेजमेंट में बैठा हुआ है, क्या हायरार्की है, कितने डिपार्टमेंट्स है, ये सब भी उसमें आ जाता है। ठीक है, एंड इंटरनल कंट्रोल्स ऑफ कोर्स देखना है। ठीक है, उससे तुम्हें पता चलेगा कहाँ कहाँ तकलीफें होने के चांसेस है। ठीक है, अब जैसे ही तुमने अब आइडेंटिफाई कर लिया 315 के हिसाब से कि कौन से लेवल पे प्रॉब्लम्स है, कौन से क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अब अंडरस्टैंडिंग से तुम्हें क्या मिला? रिस्क पता चली। ठीक है, और कितना इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव है वो पता चला। इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव है तो तुम कम काम करोगे, नहीं इफेक्टिव है तो तुम्हें ज्यादा काम करना पड़ेगा। ठीक है, प्लस अकाउंटिंग प्रोसेस भी तुम्हें देखनी है। ठीक है, उससे रिलेटेड क्या क्या रिस्क है, कहाँ फ्रॉड हो सकते हैं वो देखना है। ये सब ऑडिट प्रोसेस के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने, क्या क्या चीजें चेक करनी है। ठीक है, फिर देखना है कि मैनेजमेंट ने रिस्क असेसमेंट की प्रोसीजर कोई निकाली है क्या। मतलब मैनेजमेंट खुद से देखो हर चीज हमें तो करनी है, बट सबसे पहले करना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो मैनेजमेंट ने क्या रिस्क मैनेजमेंट या असेसमेंट स्ट्रेटेजी बोल सकते हो या सिस्टम बोल सकते हो, क्या प्लेस किया है। ठीक है, तो उसमें जनरली क्या होना चाहिए उस सिस्टम में? सबसे पहले क्या होना चाहिए कि एक तो कोई रिटर्न पॉलिसी होनी चाहिए, ऐसी रूल्स होने चाहिए किस तरह से जो भी रिस्क है वो आइडेंटिफाई किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है कि कौन से रिस्क है जो बैंक को आगे बढ़ने से, ये बैंक के गोल्स को अफेक्ट कर रहे हैं, ऐसे कौन से रिस्क है, क्या उसका इंपैक्ट होने वाला है, वो सब कुछ उस सिस्टम में होना चाहिए। कौन से सिस्टम में? जो मैनेजमेंट प्लेस करेगी। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है कि मैनेजमेंट ने उस रिलेटेड क्या कंट्रोल्स अप्लाई किए, जैसे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज वगैरह, ये सब क्या है? रिस्क को मिटिगेट करने के कंट्रोल्स। तो मैनेजमेंट ने वो कहाँ कैसे कैसे प्लेस किए हुए हैं। ठीक है, प्लस वो उसको रेगुलरली अपडेट कर रहे हैं या नहीं,
ये सारे जो कंट्रोल्स है, चल एक्चुअली कुछ और रहा है, मैटर यहाँ पे कुछ और ही चल रहा है और कंट्रोल्स कुछ और ही है, तो ये मिसमैच हो जाएगा, रिस्क टू रिस्क रीच वो कोई मिटिगेट नहीं होगी, ठीक है, इसलिए हमको उसको अपडेट करते रहना पड़ता है। तो मैनेजमेंट वो अपडेट कर रही है या नहीं, ठीक है। उसके बाद लास्टली उसने क्या बोला है कि इन रिस्क से निकल के जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो कितनी रिलायबल है। क्या सारे कंट्रोल्स हो गए, उसको अपडेट तुम करते रहो टाइम टू टाइम, अब वो प्रॉपरली रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम आ रही है या नहीं, ये चेक करना। ये सब 3-4-5 चीजें मैनेजमेंट के रिस्क सिस्टम में या रिस्क असेसमेंट सिस्टम में होनी चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम कुछ भी बोल सकते हैं, असेसमेंट मैनेजमेंट, ठीक है। अब टीम डिस्कशन होल्ड करना जरूरी है, क्यों? ताकि पता चल सके कि कहाँ कहाँ तकलीफ है, कहाँ कहाँ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ऐसे 300। ऐसे 300 में क्या है? इट इज रिलेटेड टू प्लानिंग ऑफ ऑडिट। जो भी प्लान करेगा वो प्लान करते टाइम उसको जो भी मेंबर्स है, जो भी स्टाफ है, उसको भी इन्वॉल्व करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि उनको पता है ग्राउंड रियलिटी क्या है, कहाँ कितना टाइम लगता है, किस चीज में क्या तकलीफ है, कहाँ कितना कॉपरेशन रहता है, तो फील्ड वर्क उनको ज्यादा पता होता है, उनको इन्वॉल्व करना जरूरी है, ठीक है। सेम विथ प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी, दोनों के बारे में बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों में सेम ही रूल लगता है। प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी में बहुत ज्यादा थिन लाइन होती है, तुम इतना उसको बाइफरकेट नहीं कर सकते, दिस इज स्ट्रैटेजी एंड दिस इज प्लानिंग, ठीक है। बहुत थिन लाइन होती है दोनों में, ठीक है। के बाद और उसने क्या बोला है कि तुम्हें एक मेमोरेंडम बनाना चाहिए। मेमोरेंडम मतलब क्या? समरी। किस चीज की समरी? कि हमारा स्कोप क्या है और कितने हमें ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, ठीक है। कौन से रिस्क है, कौन से इश्यूज है, उनको हाईलाइट करने हैं और उससे रिलेटेड हम क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है। कितना कंट्रोल रिलायंस हम रखने वाले हैं, ठीक है। प्लस प्रोवाइड एविडेंस दैट दे हैव प्लान्ड ऑडिट एंगेजमेंट प्रॉपरली एंड हैव रिस्पॉन्डेड टू द एंगेजमेंट विद परमिसिव एंड स्पेसिफिक रिस्क रिलेटेड। तुमने क्या क्या किया, उसको प्रॉपर एविडेंस, हर चीज का प्रॉपर एविडेंस कि हमने क्या काम किया, इन सब की समरी होनी चाहिए, सो दैट उसको फॉलो करके इजीली ऑडिट हो सके। ये सब कुछ बहुत लंबा चौड़ा बन जाएगा तो उसको कट शॉर्ट करके कि कितना ऑडिट प्रोसीजर करना है, किस हद तक, ठीक है, क्या क्या कवर करना है, हाईलाइट क्या है, और सबका एविडेंस कि हमने पर्टिकुलर रिस्क को कैसे मिटिगेट किया। अब आते हैं मटेरियलिटी। जो भी ऑडिट करोगे देयर शुड बी अ रिलेशनशिप बिटवीन मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क। कितनी रिस्क है, कितना वो इंपॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग उसको चेक किया, ठीक है। के बाद गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न में क्या बोला है कि जब भी तुम बैंक को समझोगे या अंडरस्टैंडिंग करोगे बैंक की, तब तुम्हें देखना है कि कौन से इवेंट्स है जो बैंकिंग के गोइंग कंसर्न पे, मतलब कंटिन्यू रहने पे डाउट पैदा कर रहे हैं। उसका बहुत सारे अपन ने उसके एग्जाम्पल्स पढ़े थे कि अगर लो लिक्विडिटी है, लोन नहीं हो रहा है, या अभी तो ये तो बैंक है तो उसमें थोड़े रूल्स हमें अलग से देखने पड़ेंगे, ठीक है। बट कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसको हम देखते हैं कि क्रेडिटर डेटर की क्या पोजीशन है, कोई उसको माल नहीं दे रहा है या माल नहीं बिक रहा है, ठीक है। तो ये सब पोजीशन से हम गोइंग कंसर्न जज कर सकते हैं। के बाद फ्रॉड के बारे में थोड़ा और डिटेल में बोला गया है। क्या बोला है कि आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस दी है रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड नो यूर कस्टमर, दैट इज केवाईसी। तो उसको हमें फॉलो करना है ताकि जो भी मतलब उसको फॉलो करके उसको रिपोर्ट करना है आरबीआई को कि क्या चल रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रही है, ठीक है, केवाईसी के नॉर्म्स प्रॉपरली फॉलो हो रहे हैं या नहीं, ये सब कुछ हमें उनको रिपोर्ट करना है। प्लस और क्या लिखा है उसने? रिस्क के बारे में बात चल रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे एज अ होल, क्या क्या कौन से रिस्क है एंड क्या क्या चीजें कौन से असर्शन को इफेक्ट कर रही है। प्लस और कोई ऑनगोइंग अगर जो भी आउटसोर्सिंग जो भी एक्टिविटीज कर रहे होंगे, अगर बैंक्स कुछ चीजें आउटसोर्स कर देते हैं, ठीक है, तो वो चीजों से रिलेटेड भी हमें देखना है कि वो एक तो कॉस्ट इफेक्टिव है या नहीं आउटसोर्स करना, ठीक है, और कितने आउटसोर्सिंग उन्होंने किए हुए हैं और उससे रिलेटेड रिस्क क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद ऐसे 330 आया। ऐसे 330 मतलब क्या? जो भी रिस्क अभी तक हमने आइडेंटिफाई किए हैं उसको किस तरह से तुम मिटिगेट करोगे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें वैसा रिस्पॉन्स, मतलब क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करनी है रिस्क के अकॉर्डिंग, वो भी देखना है। ये बताता है स्ट्रेस टेस्टिंग। स्ट्रेस टेस्टिंग मतलब क्या? स्लिप ऑफ टंग। हाँ, स्ट्रेस टेस्टिंग मतलब क्या? एक सॉफ्टवेयर होता है सिंपल, आपको पता है कि बैंक में बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं एट ए टाइम, बहुत ज्यादा पेमेंट डिपॉजिट, ये वो बहुत कुछ चल रहा होता है, ठीक है। तो जब बहुत ओवर ट्रांजेक्शन रहते हैं तब सिस्टम फेल ना हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए ये स्ट्रेस टेस्टिंग करते हैं, स्ट्रेस टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो वो प्रॉपरली कर रहे हैं या नहीं वो भी हमें देखना पड़ता है, आरबीआई ने बोला है करने के लिए, ठीक है। अब आता है बेसल 3 फ्रेमवर्क। बेसल 3 फ्रेमवर्क क्या होता है? दीज आर द बेसल नॉर्म्स according to international banking regulations issued by BCBS, that is Basel Committee on Banking Supervision। का मतलब क्या है? सिंपल बता रही हूं
बैंक में बहुत ज्यादा फ्रॉड्स होते हैं, ठीक है, अभी हम लोग देखते ही आ रहे हैं। तो बैंक उसको एब्जॉर्व कर पाए, पहली बात तो हो ही ना, ऑफकोर्स वो सबसे पहला प्रिकॉशन है, बट होने के बाद भी बैंक उसको एब्जॉर्व कर पाए, बैंक उसको सहन कर पाए, इसीलिए लिक्विडिटी लिमिट्स या एसएलआर लिमिट जो भी हमने ऊपर पढ़े वो चीजें एक्सटेंड की गई, वो चीज बढ़ाई गई ताकि वो जो स्टॉक है, जो रिस्क है, वो एब्जॉर्ब कर सके। तो वो रूल्स बेसल 3 में लिखे हुए कि तुम्हें कितना, कौन सा लेवल मेंटेन करना है, लिक्विडिटी का, कैश, गोल्ड, इन सबका कितना लेवल मेंटेन करना है, वो सब बेसल 3 में दिया। वो फॉलो हो रहा है या नहीं, वो हमें सिंपल देखना है, ठीक है। एंड लास्ट इज रिपोर्ट्स को रिव्यू करना है। कौन सी रिपोर्ट्स को? पिछले साल की रिपोर्ट्स को। इनसे रिलेटेड कोई भी एडवर्स कमेंट है तो हमें ज्यादा देखना पड़ता है, मतलब ऑडिटर को ज्यादा देखना पड़ता है। कौन सी रिपोर्ट्स? पिछले साल की, ठीक है। बैंक ऑफिशियल ने इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाई होगी, आरबीआई ने कोई इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाई है, मतलब जो भी आरबीआई की इंस्पेक्शन रिपोर्ट है, इंटरनल ऑडिटर ने जो भी सिक्योरिटी वेरीफाई करने में जो भी रिपोर्ट्स बनी हुई है इंटरनल, या फिर मैनेजर्स चार्ज हैंडलिंग ओवर रिपोर्ट। ये क्या होता है? मैनेजर चार्ज हैंडलिंग ओवर रिपोर्ट मतलब कि जब एक बंदा पोजीशन छोड़ के जाता है और दूसरे को काम हैंड ओवर करता है तो वो भी पूरा लिखित हैंड ओवर करता है, तो वो भी रिपोर्ट हमें चेक करनी पड़ती है कि इसमें कोई एडवर्स कमेंट तो नहीं है, एडवर्स चीज तो नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीजें ऑडिटर को रिव्यू करनी है, और कोई भी एडवर्स कमेंट है तो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो ये थोड़ा ऑडिट कैसे कैसे क्या क्या उसमें बार बार रिस्क, ये सब 2-4 चीजें रिपीट थी, ठीक है। एक बार आप वो समझ लीजिए, क्लियर। अब आगे देखते हैं, आगे है, अब थोड़ा ऑडिट हो गया, अब थोड़ा बैंक के अंदर घुसते हैं कि बैंक में क्या क्या रहता है, ठीक है। सबसे पहले क्या है? एडवांसेस। एडवांसेस मतलब क्या? जो बैंक लोन देती है, ठीक है। कौन से टाइप ऑफ एडवांसेस होते हैं? एक होता है फंडेड, एक होता है नॉन फंडेड। फंडेड मतलब क्या? जहां पे एक्चुअली पैसा ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। जैसे टर्म लोन है, सीसी है, जिसमें एक्चुअली सामने वाले के अकाउंट में पैसा जाता है, ठीक है। एंड नॉन फंडेड की कुछ हुआ तो पैसा जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा, जैसे गारंटी, ठीक है। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो बैंक को पैसा देना पड़ेगा, अदरवाइज सामने वाले के अकाउंट में पैसा नहीं जाता, ठीक है। अब ये इस तरह से डिस्क्लोजर होता है बैलेंस शीट में, बिल्स परचेज, सीसी, टर्म लोन, फिर सिक्योर्ड बाय टैंजिबल एसेट, कवर्ड बाय बैंक, फिर एडवांसेस में प्रायोरिटी सेक्टर्स, पब्लिक बैंक, फिर एडवांसेस ड्यू फ्रॉम बैंक, ड्यू फ्रॉम अदर्स, ऐसा सब बैलेंस शीट में सब डिस्क्लोजर होता है, क्या। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस। 2 टाइप से क्लासिफिकेशन की, एक सेक्टर वाइज और एक सिक्योरिटी वाइज। सेक्टर वाइज मतलब क्या कि जिसको आरबीआई को प्रमोट करना रहता है ना, उस एरिया को प्रायोरिटी सेक्टर के नाम से बोला जाता है, ठीक है। उससे रिलेटेड इंटरेस्ट रेट्स, जो भी सैंक्शंस है, वो सब रूल्स थोड़े अलग होते हैं, क्लियर। जनरली क्या होते हैं ये प्रायोरिटी सेक्टर्स? एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एजुकेशन, हाउसिंग, ये सब होते हैं प्रायोरिटी सेक्टर्स, ठीक है। सिक्योरिटी वाइज मतलब क्या? सिक्योरिटी मतलब 2 टाइप की होती है, प्राइमरी एंड कोलैटरल सिक्योरिटी। प्राइमरी मतलब क्या? जिसके बेसिस पे लोन लिया है, एंड कोलैटरल इज एडिशनल, ठीक है। जैसे तुम्हारा स्टॉक है, इन्वेंट्री है, उसको तुमने उसके बेसिस पे लोन लिया, एंड इन एडिशन तुमने एक प्रॉपर्टी भी गिरवी रखी, सो दैट एडिशन इज कोलैटरल सिक्योरिटी। तो कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए, पर्सनल सिक्योरिटी, गुड्स, गोल्ड, एग्रीकल्चर के लिए प्लांटेशंस, आगे पढ़ेंगे क्या होता है ये सब, ठीक है। फिर उसके बाद बैंकर्स, जनरल लीन, लाइफ, एलआईसी, ये सब टाइप ऑफ सिक्योरिटीज है। अब आता है मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी, मतलब किस किस तरह से बैंक लोन दे सकती है, इन शॉर्ट, ठीक है। सबसे पहला क्या है? मॉर्गेज, ठीक है। मॉर्गेज मतलब ये जनरली इमूवेबल प्रॉपर्टीज के लिए यूज होता है। उसमें भी 2 टाइप के, रजिस्टर्ड मॉर्गेज है, इक्विटेबल मॉर्गेज। सिंपल, दोनों में कोई फर्क नहीं है। रजिस्टर्ड मॉर्गेज मतलब क्या? तीसरा बंदा उसमें इन्वॉल्व होता है, जैसे रजिस्ट्रार हो गया, ठीक है। तो उसके सामने खड़े होकर साइन करना पड़ता है, मॉर्गेज डीड साइन करनी पड़ती है। तो एक तीसरा बंदा इन्वॉल्व हो गया और रजिस्टर्ड हो गया गवर्नमेंट के अंदर कि इसने इसको लोन पे दिया है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड रजिस्टर्ड। इट रजिस्टर्स प्रॉपर्टी टू द मॉर्गेज एज सिक्योरिटी। बट इक्विटेबल में सिर्फ मतलब जो टाइटल डीड होती है उस प्रॉपर्टी की, वो सिर्फ हैंडओवर होती है, कोई तीसरा बंदा उसमें इन्वॉल्व नहीं रहता, कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं होता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड इक्विटेबल मॉर्गेज। अब किसकी ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, अश्योरेंस है या किसका ज्यादा सही है, वो कौन सा सही है वो आपने समझ लिया होगा, ठीक है। उसके बाद आता है प्लेज। प्लेज में क्या? प्लेज मतलब क्या? जिसमें कुछ डिलीवर होते हैं बैंक को, ठीक है, बट प्रॉपर्टी का जो ओनर है, मतलब उस प्रॉपर्टी का मतलब उस गुड्स का जो ओनर है वो प्लेजर ही रहता है, जो लोन लेने वाला है, ठीक है। क्या लिखा है? इट इन्वॉल्व्स डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय बोरोवर टू द लेंडिंग बैंक, बट लीगल ओनरशिप इज विद द गुड, इट रिमेन्स विद द प्लेजर, जो लोन ले रहा है। ओनरशिप मेरे पास है, मैंने उनको सिर्फ अपना माल दे दिया, ठीक है। अगर मैं लोन नहीं चुका पाया वो माल बेच देंगे, सिंपल। हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन मतलब क्या? हाइपोथिकेशन में सिर्फ हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट के थ्रू चार्ज चढ़ता है, ना ओनरशिप जाती है ना उसका पोजीशन जाता है, दोनों बैंक के पास नहीं जाता, ना ओनरशिप ना पोजीशन, दोनों रहता है उस बंदे के पास जिसने लोन दिया, ठीक है। बट उसमें क्या करना पड़ता है फिर बोरोवर को टाइम टू टाइम
कितना माल है, कितनी क्वांटिटी है, वो सब कुछ बैंक को बताते रहना पड़ता है। क्लियर हो गया? उसके बाद असाइनमेंट। असाइनमेंट मतलब क्या? कोई फ्यूचर डेट के बेसिस पे तुम लोन ले रहे हो। मतलब कि आज लोन ले रहे, ठीक है, अब बताना कमेंट करके कि किस बारे में बात चल रही। आज लोन ले रहे, 3 महीने बाद पैसे डेटर से आने वाले हमें, तो वो टाइम पे बैंक डेटर से जाके पैसे ले लेगा। आज के टाइम पे मुझे पैसे वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये किस टाइप का लोन है, इसको क्या बोलते हैं, इसका क्या नाम हो सकता है, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। उसके बाद सेट ऑफ। सेट ऑफ मतलब क्या? एक ही बैंक की एक ब्रांच में तुम्हारा डेबिट बैलेंस है, एक ब्रांच में क्रेडिट बैलेंस है, दोनों सेट ऑफ हो गए। वही लिखा है क्या? द राइट ऑफ सेट ऑफ अनेबल बैंक्स टू कंबाइन टू अकाउंट्स द सेम पर्सन, ठीक है। तो एक में उसका डेबिट बैलेंस है और एक में क्रेडिट बैलेंस है, दोनों कंबाइन हो गए। लीन। लीन मतलब क्या? इट्स अ लीगल राइट कि कोई जो भी तुमने जैसे भी एफडी के ऊपर लीन होता है, तो अगर नहीं लोन दिया तो वो सीज कर सकता है, उसके ऊपर अपना हक जमा सकता है। क्लियर? तो इस टाइप से बैंक लोन दे सकता है। अब आता है एनपीए। एनपीए क्या होता है? सिंपल, जब कोई लोन जिसमें पैसे नहीं आते, इनकम जनरेट नहीं होता है, उसको एनपीए कहा जाता है। वही लिखा है, व्हेन इट क्रिएट्स टू इट सीजेस टू जनरेट इनकम फॉर द बैंक। अब ये कैसे पता चलेगा, क्या, वो देखते हैं। कोई भी लोन या एडवांसेस कब एनपीए माना जाता है? अगर वो टर्म लोन है, ठीक है, कैटेगरी वाइज है थोड़ा। अगर वो टर्म लोन है और 90 दिन से ज्यादा के लिए उसने प्रिंसिपल या इंटरेस्ट पे नहीं किया है, तो वो एनपीए माना जाता है, ठीक है। अगर ओडी है, सीसी है और वो आउट ऑफ ऑर्डर हो चुका है, तो वो एनपीए माना जाएगा, ठीक है। बिल डिस्काउंटिंग है और 90 दिनों तक पैसे पे नहीं किए हैं, ओवर ड्यू है, तो वो भी एनपीए माना जाएगा। अब आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या है? सीसीओडी आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या है? कि तुमने सैंक्शन लिमिट से ज्यादा का पैसा निकाला, पहली बात। दूसरी बात, पैसा निकाला नहीं, जितना सैंक्शन लिमिट है, ड्रॉइंग पावर उसके अंदर ही था, बट 90 दिनों तक कोई क्रेडिट्स नहीं आए, तुमने कोई पैसा नहीं पे किया, ठीक है, तो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। और अगर तुमने क्रेडिट्स दिए भी, मतलब पैसे पे किए भी, बट इतने पैसे नहीं पे किए कि इंटरेस्ट का अमाउंट जितना भी डेबिट हुआ है अकाउंट में उतना भी रिकवर हो पाए, तो भी आउट ऑफ ऑर्डर चला जाता है, सीसी या ओडी। क्लियर? सिंपल, कोई भी क्रेडिट फैसिलिटी ओवर ड्यू है, पे नहीं किए, उसको मतलब पे नहीं किए, उसको ओवर ड्यू बोलते हैं। क्लियर? अब इसकी प्रोविजनिंग कैसे करते हैं? ऑफकोर्स अब पैसे नहीं मिलेंगे तो खर्चा डेबिट करना पड़ेगा, लॉस डेबिट करना पड़ेगा, तो कैसे प्रोविजनिंग करते हैं? अगर सब स्टैंडर्ड है, मतलब क्या कि एनपीए है फॉर अ पीरियड लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स, 1 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 10 महीने के लिए एनपीए है, ऊपर के क्राइटेरिया फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। एनपीए मतलब क्या? वो ऊपर अपन ने पढ़ा, वो फॉलो हो रहा है, तो अमाउंट का 15% जितना भी लोन अमाउंट, ठीक है। अगर वो डाउटफुल है, डाउटफुल मतलब क्या? सब स्टैंडर्ड कैटेगरी फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। अगर वो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में मतलब क्या कि अगर डाउटफुल है 1 साल तक, अप टू 1 ईयर इस कैटेगरी में है, तो 25% सिक्योर्ड और 100% अनसिक्योर्ड अमाउंट का, ठीक है। मतलब जैसे 10 लाख की प्रॉपर्टी है, 15 लाख का लोन है सपोज, तो 10 लाख तक का 25% और बचे हुए 5 लाख को पूरा प्रोविजनिंग करना है। सेम 1 से 3 साल तक डाउटफुल में है तो 40% एंड 10%, और 3 साल से ज्यादा है तो 100 एंड पूरा 100% प्रोविजनिंग करनी है, ठीक है। और तुम्हारा लॉस असेट है तो 100% करें। अब लॉस असेट कब होता है? जब बैंक, इंटरनल, एक्सटर्नल या आरबीआई इंस्पेक्शन ने बोला है कि ये लॉस है, उसको राइट ऑफ करो, तो ही वो लॉस असेट में काउंट होता है। क्लियर? अब ये दोनों थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनपीए कैसे क्लासिफाई करते हैं? एनपीए क्लासिफाई करते हैं रिकवरी बेसिस पे, कि अकाउंट में कितने पैसे आ रहे हैं, ठीक है, ऑन दैट बेसिस एनपीए होता है। वो मिलेनियल भी है, मतलब बिलियनियर भी है, मिलेनियर भी है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कि उसके पास कितनी सिक्योरिटी है, उसने कितनी सिक्योरिटी दी हुई है, ठीक है, या उसका नेटवर्थ कितना है, ठीक है, सिक्योरिटी या नेटवर्थ कितना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने बैंक में कितने पैसे डाले हैं उससे फर्क पड़ता, ठीक है। और एनपीए क्लासिफिकेशन ये फैसिलिटी वाइज नहीं रहता है, बोरोवर वाइज रहता है। अगर एक में होम लोन लिया है, कार लोन लिया है, टर्म जो भी टर्म लोन लिया है, एक गया तो सब जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि टर्म लोन लिया है, सीसी लिया है, तो टर्म लोन एनपीए तो सीसी एनपीए नहीं होगा, नहीं, दोनों एनपीए होंगे। सो इट्स अ बोरोवर वाइज, नॉट फैसिलिटी, नॉट लोन वाइज, ठीक है। अब जनरली क्या होता है, ये सब चीजें ना हो, इसलिए ईयर एंड में लोग जो है, जो बोरोवर पैसे डाल देते और 1 अप्रैल को निकाल देते, ठीक है। तो उसी की बात चल रही है कि फ्यू क्रेडिट्स आर रिकॉर्डेड बिफोर बैलेंस शीट एंड हैंडल विद केयर एंड विदाउट द स्कोप ऑफ सब्जेक्टिविटी where the account indicate inherent weakness of the basis of data available, ठीक है। ऑडिटर को क्या करना है? ऑडिटर शुड चेक फॉर सैंपल ट्रांजैक्शन इमीडिएटली बिफोर क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंड इमीडिएटली आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू गेट द नॉलेज ऑफ दिस काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो अपने को स्टार्टिंग का एंड का स्टार्टिंग के ट्रांजैक्शंस चेक करने पड़े।
अब आते हैं गवर्नमेंट गारंटीड एडवांसेस, उनके केस में एनपीए कब होता है? अगर कोई भी गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है तो उसको हमेशा स्टैंडर्ड असेट ही किया जाएगा, मतलब सब स्टैंडर्ड के जो भी ऊपर आता है स्टैंडर्ड असेट ही माना जाएगा, बट रिगार्डेड एज एनपीए फॉर इनकम रिकॉग्निशन पर्पस। ठीक है, इनकम रिकॉग्निशन पर्पस के लिए एनपीए माना जाएगा, मतलब जो इंटरेस्ट वो सब उनमें नहीं डाला जाएगा। क्लियर, उसको एज ए इनकम ट्रीट नहीं किया जाएगा, उनके ऊपर जो भी इंटरेस्ट लगा है। बट अगर वो स्टेट गवर्नमेंट ने गारंटी दी है, ठीक है, तो उस केस में 90 दिन से ज्यादा अगर वो ओवरड्यू है तो उसको एनपीए माना जाएगा। तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पे डिवीजन है। अब आते हैं एडवांसेस अंडर कंसोर्टियम। कंसोर्टियम मतलब एक ही बंदे को 2-4 बैंक्स ने मिलकर लोन दिया है, ठीक है, उसमें एक लीड बैंक भी होती है। लीड बैंक मतलब जो सबसे ज्यादा पैसा देती है, तो वो 100 करोड़ चाहिए तो एक ने 50 दिए, बाकी के 2-3 बैंक ने 10-10 करोड़ दिए, ठीक है, तो 50 वाली बैंक क्या बोलेंगे? लीड बैंक। ठीक है, तो इस केस में एनपीए का कैलकुलेशन कैसे करना पड़ता है? अब सपोज लीड बैंक को ही सारे पैसे मिल रहे हैं, जो भी रिकवरी हो रही है, जो बोरोवर जो पैसे दे रहे हैं वो लीड बैंक को ही दे रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा कि लीड बैंक का अकाउंट तो बराबर रेगुलेट होगा, बट बाकी के बैंक केस में वो एनपीए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके पास तो रिकवरी नहीं आ रही ना, तो इसीलिए बोला जाता है कि जैसे ही पैसे आए उनको अपने जितना भी हिस्सा दिया है, जैसे मैंने बोला एक ने 50 दिया, एक ने 10 दिया, एक ने 10 दिया, तो उसके हिसाब से उसकी रिकवरी बांटो ताकि उसका अकाउंट बाकी के बैंक में एनपीए ना। क्लियर? प्लस लीड बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? लीड बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ड्रॉइंग पावर कैलकुलेट करना एंड सेम बाकी के बैंक को। ड्रॉइंग पावर वगैरह क्या होती है वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब कुछ एडवांसेस से रिलेटेड स्पेशल ट्रीटमेंट वो भी हम देखेंगे। अब क्या बोल रहे हैं कि कभी कभी कुछ जो भी लोन्स होते हैं उनको हमें डायरेक्ट क्लासिफाई कर देना पड़ता है। कब क्लासिफाई करना है? जब उस पर्टिकुलर लोन की सिक्योरिटी की वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू 50% से कम है तो उसको डायरेक्टली एज पर आरबीआई इंस्पेक्शन, ठीक है, ऐसे ही नहीं कि अपने मन से, आरबीआई इंस्पेक्शन उसके 50% से कम है तो उसको डायरेक्टली डाउटफुल कैटेगरी में डाला जाता है। ठीक है, और अगर 10% से कम है तो उसको डायरेक्टली लॉस असेट में डाला जाता है। तब फिर इसमें वो सिक्योरिटी बेसिस पे चलता है। क्लियर? इसलिए बोला ना स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर समवन, अदरवाइज वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी नहीं देखते। उसके बाद अगर लोन लिया है टर्म डिपॉजिट, एनएससी, इन लोग के अगेंस्ट, तो फिर वो उसके लिए कोई भी एनपीए, मतलब उनको एनपीए ट्रीट करने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट उसको इनकैश कर सकते। के बाद अगर नेचुरल कैलामिटीज से रिलेटेड क्या लिखा है कि अगर जो भी तुम्हारा लोन है, शॉर्ट टर्म है, जो भी है, उसको रीशेड्यूल किया गया है, मतलब पेमेंट नहीं कर सकते तो बातचीत करके रीशेड्यूल करते हैं ना कि थोड़ा ईएमआई कम करा दो, ईयर बढ़ा दो, ठीक है, तो उस केस में एनपीए कब से स्टार्ट करेंगे? जो भी रूल्स है वो कब से लगाएंगे? should be governed by such rescheduled terms। तो एनपी उसको पहले रिशेड्यूल इसलिए किया ना ताकि वो एनपी ना हो या उसको ठीक करने के लिए। तो जब जिस दिन से वो रिशेड्यूलिंग चालू होगा उस दिन से उसको, मतलब उस दिन से कैलकुलेशन होगा एनपी। ठीक है, के बाद एडवांसेस टू स्टाफ को अगर बैंक ने दिया है लोन, ठीक है, तो एनपीए कब होगा? Such loan should be classified as NPA only when there is a default in repayment of principal या interest on due dates. That's it। ठीक है, अब आते हैं एग्रीकल्चरल एडवांसेस पे। एग्रीकल्चरल मतलब जो खेती वगैरह करते हैं, इसमें 2 टाइप्स से लोन दिए जाते हैं। एक को बोलते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप, एक को बोलते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन। मतलब सपोज कुछ बनाने के लिए 5 महीने लग रहे हैं, कुछ बनाने के लिए 14 महीने लग रहे हैं, मतलब उसको बीज बोने के बाद 14 महीने बाद उसका जो भी फल आता है। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे एनपीए कब करना पड़ता है? इन केस ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन 2 क्रॉप सीजन जाने के बाद, मतलब 5 महीने उसके बाद उसका एनपीए चालू हो, तब तक उसने पे नहीं किया ये 2-5 महीने तक, तो एनपीए चालू हो जाएगा। ठीक है, और लॉन्ग में सपोज एक को 14 महीने लग रहे हैं, ठीक है, तो अगले 14 महीने तक उसने पे नहीं किया तो उसका एनपीए चालू हो। क्लियर? तो उसने क्या लिखा है? अ लोन granted for long duration crop will be treated as NPA if installment of principal or interest thereon remains overdue for 1 crop season। ठीक है, के बाद हम इनसे रिलेटेड एडवांसेस का कैसे, मतलब एडवांसेस को कैसे थोड़ा ऑडिट करना है वो बताया गया। मेजर अटेंशंस। तो इन कैरिंग आउट ऑडिट ऑफ एडवांसेस द ऑडिटर इज प्राइमरली कंसर्न विद ऑब्टेनिंग एविडेंस अबाउट किसके बारे में? कि जो अमाउंट बैलेंस शीट में है, ठीक है, कितना आउटस्टैंडिंग है बैलेंस शीट पे उसका एविडेंस। ठीक है, एडवांसेस रिप्रेजेंट अमाउंट ड्यू टू द बैंक, फिर जो भी अमाउंट ड्यू है उससे रिलेटेड लोन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, कोई अनरिकॉर्डेड एविडेंसेस, अनरिकॉर्डेड एडवांसेस तो नहीं है, ये सब एविडेंसेस जमा करने पड़ते हैं। ठीक है, प्लस बेसिस ऑफ वैल्यूएशन क्या है, वो प्रॉपर है या नहीं एडवांसेस का, उसको प्रॉपरली डिस्क्लोज क्लासिफाई किया गया है या नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद और क्या लिखा है कि जो भी आरबीआई के नॉर्म्स है वो प्रॉपर फॉलो हुए हैं या नहीं। ठीक है, के बाद जब भी तुम इंटरनल कंट्रोल चेक करो तो उसमें तुम्हें क्या देखना है? क्या लिखा है? द ऑडिटर कैन ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट एडवांसेस
बाय स्टडी एंड इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स एंड बाय एग्जामिनिंग ये सब इंटरनल कंट्रोल्स तो चेक करनी है, उसके अलावा भी ये सब चीजें चेक करनी। क्या चेक करना है कि जो भी लोन के अमाउंट लिखे हुए बैलेंस शीट में या इसमें उसकी वैलिडिटी क्या है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, लोन डॉक्यूमेंट्स देखना है, एक सैंपल बेसिस पे कुछ अकाउंट्स चेक करने हैं कि क्या उसमें ऑपरेशंस चल रहे हैं, ठीक है, सिक्योरिटी का वैल्यूएशन देखना है, फिर आरबीआई के हिसाब से क्लासिफिकेशन वगैरह किया है या नहीं, और एनालिटिकल प्रोसीजर। दिस इज इन एडिशन टू इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। अब जनरली बैंक के इंटरनल कंट्रोल कैसा होना चाहिए रिलेटेड टू एडवांसेस, इसके भी चीजें दी हुई है, ठीक है। कैसा होना चाहिए इंटरनल कंट्रोल? द बैंक शुड, कभी भी पैसा देने से पहले सामने वाले का क्रेडिट वर्दीनेस देखना बहुत जरूरी है कि वो पैसा पे कर सकता है क्या, सबसे पहली चीज है वो, ठीक है। उसके बाद लोन देने से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट कर लो, ठीक है, वो फंड का प्रॉपर यूज कर रहा है या नहीं वो भी तुम्हें चेक करना चाहिए, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि घर के लिए लिया और उड़ा रहा है, ठीक है। उसके बाद सफिशिएंट मार्जिन रखी है या नहीं, सफिशिएंट मार्जिन मतलब कि 10 लाख की प्रॉपर्टी है तो तुम 8 लाख ही दो, ऐसा नहीं कि तुम पूरा की पूरा 10 लाख दे दो, ठीक है। उसके बाद शेयर्स डिबेंचर्स है तो उसकी ओनरशिप भी ट्रांसफर हुई है या नहीं वो देखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद जो भी सिक्योरिटीज है शुड बी रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ द बैंक, बैंक के पास उसका पैसा मतलब नाम मतलब ओनरशिप होनी चाहिए, ठीक है। इन केस ऑफ गुड्स इन पोजेशन, ठीक है, उसको लेने से पहले जैसे मैंने अभी ऊपर बताया कि ओनरशिप भले ही उस प्लेजर के पास होती है बट पोजेशन बैंक के पास होता है, तो लेने से पहले उसको चेक करो कि क्या इसने क्या क्या इन्वेंट्री मेरे को दी के रखी है, ठीक है। उसके बाद ड्रॉइंग पावर रजिस्टर मेंटेन करना है, उसको टाइम टू टाइम अपडेट करना है, ठीक है। उसके बाद जो भी अकाउंट्स है सब कुछ ड्रॉइंग पावर और सैंक्शन लिमिट के अंदर होने चाहिए, ये सब इंटरनल कंट्रोल है, ये सब तुम्हें देखना है, तुम्हें मैंने ऑडिटर को नहीं, ये सब देखना है कि मैनेजमेंट ने ये सब कुछ प्रॉपरली करना चाहिए एज अ इंटरनल कंट्रोल और एडवांसेस, और ऑफकोर्स वो किया है या नहीं हमें चेक करना है, ठीक है। उसके बाद सारे अकाउंट्स जो सैंक्शन लिमिट ड्रॉइंग पावर को एक्सीड करते हैं वो प्रॉपर अथॉरिटी को बताया गया है या नहीं, ठीक है। एंड लास्टली हर एक अकाउंट को एक बार तो भी तुम्हें साल में रिव्यू करना चाहिए कि उसमें क्या चल रहा है, ऑलमोस्ट सारे ही बोल सकते हैं ऑलमोस्ट, ऐसा कोई अकाउंट छूटना नहीं चाहिए जो साल भर में तुमने एक बार भी रिव्यू नहीं किया। तो दिस शुड बी द इंटरनल कंट्रोल्स रिलेटेड टू एडवांसेस, ठीक है। चलो अब आगे क्या बात हो रही है, आगे बात हो रही है डीपी की, दैट इज ड्रॉइंग पावर। ओह तो ज्यादा ही एक्साइटमेंट हो गई, ड्रॉइंग पावर हो गई, चलो ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट, ये ड्रॉइंग पावर क्या होती है, इट इज बेसिकली रिलेटेड टू सीसी, दैट इज कैश क्रेडिट, जो बिजनेस के लिए लेते हैं, ठीक है। इस ड्रॉइंग पावर के अंदर ही अमाउंट निकाल सकता है बोरोवर, सिंपल, ठीक है। दूसरा होता है सैंक्शन लिमिट, सैंक्शन लिमिट मतलब कि मैक्सिमम लोन, दैट दोनों सीसी से रिलेटेड है, ठीक है। क्या लिखा है, सैंक्शन लिमिट इज द टोटल एक्सपोजर दैट बैंक कैन टेक ऑन अ पर्टिकुलर क्लाइंट, ठीक है। सपोज 10 लाख का लोन दिया है तो 10 लाख का सीसी दिया है, दैट इज सैंक्शन लिमिट मैक्सिमम, ठीक है। बट हर महीने वो 8 लाख 7 लाख ही निकाल पा रहा है, ये 8 लाख 7 लाख कैसे डिसाइड होता है, इट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी सिक्योरिटी लेस मार्जिन, कैसे होता है वो अपन नीचे देखेंगे, ठीक है। तो हर महीने एक उनका कितना उनके पास इन्वेंट्री है, प्राइमरी मतलब इन्वेंट्री होता है सीसी का, कितना इन्वेंट्री है उसके बेसिस पे ड्रॉइंग पावर निकाली जाती है, उतना ही पैसा वो उस महीने में निकाल सकते हैं, मैक्सिमम सैंक्शन लिमिट, ठीक है। अब क्या लिखा है, ऑल अकाउंट शुड बी केप्ट विद इन, मतलब ड्रॉइंग पावर और सैंक्शन लिमिट के अंदर ही रखना पड़ता है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि एक्सीड हो रहा है तो तुरंत मैनेजमेंट को मतलब उसको नोटिस में आना चाहिए। बैंक की ड्यूटी क्या है, ठीक है, बैंक की ड्यूटी क्या है कि जो भी उनका वर्किंग कैपिटल है करंट एसेट से प्रॉपरली बैक्ड बाय हो, ठीक है, जो भी हमने सीसी की अभी बात की, प्रॉपरली स्टॉक स्टेटमेंट मिल रहे, ठीक है। लार्ज बोरोअर है तो उस केस में 3 महीने से ज्यादा मतलब 3 महीने से पुराने स्टॉक स्टेटमेंट नहीं होने चाहिए, आज का ड्रॉइंग पावर पिछले 3 महीने के ही उससे कैलकुलेट हो जाए, चौथा महीना नहीं, ठीक है। वही लिखा, और क्या लिखा है कि द आउटस्टैंडिंग अकाउंट बेस्ड ऑन ड्रॉइंग पावर कैलकुलेटेड फ्रॉम स्टॉक स्टेटमेंट ओल्डर, तो उसको इरेगुलर बोल दिया जाता है, एनपीवी ट्रीट हो सकता है, अगर 4 महीने 10 महीने ऐसे का ड्रॉइंग पावर निकाला गया उनके बेसिस पे तो वो एनपीवी ट्रीट किया जा सकता है, तो स्टॉक स्टेटमेंट का लार्ज बोरोअर में ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब ऑडिटर को क्या करना है, ऑडिटर को स्टॉक स्टेटमेंट चेक करना है रेगुलरली, ठीक है। उसके बाद और कंपेयर करना है, ठीक है, स्टॉक मंथ टू मंथ का कंपेयर करना है उस किसी पर्टिकुलर बड़े बोरोवर का कि भाई कितना महीने का दे रहा है उसका, और प्लस पूरे साल भरे का उसने जो ऑडिट रिपोर्ट सबमिट की होगी उससे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट किए होंगे उन्होंने से कंपेयर करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो हर महीने कुछ अलग ही स्टॉक्स दे रहा है और एक्चुअली जो उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एट द ईयर एंड स्टॉक दिख रहा है वो कुछ और ही है, ठीक है, तो थोड़ा वो कैलकुलेशन करना पड़ता है। उसके बाद ड्रॉइंग पावर किसे कैलकुलेट होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसकी मतलब गाइडलाइंस देते हैं कि किस तरह से हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है।
उसके लिए सन्ड्री क्रेडिटर्स को कंसिडर किया जाता है ड्रॉइंग पावर के लिए, ठीक है। प्लस अगर 5 करोड़ से ऊपर वाला बोरोवर है, ठीक है, तो बैंक को उसका स्टॉक ऑडिट करना पड़ता है। स्टॉक ऑडिट शुड बी कैरिड आउट बाय बैंक, और अगर तुम कंसोर्टियम में हो तो लीड बैंक को स्टॉक ऑडिट करना पड़ता है, ठीक है। प्लस अब हम थोड़ा सा कैलकुलेशन देख रहे हैं। 2 चीजों के बेसिस पे ड्रॉइंग पावर कैलकुलेट होती है, एक तो स्टॉक, एक तो डेटर। ऑब्वियस रीजन, दोनों से पैसे आने वाले हैं, ठीक है। बट इसमें से पैसे किसको देते हैं हम? क्रेडिटर्स को। उन लोगों को छोड़ के बचा हुआ बेसिस पे ड्रॉइंग पावर निकालते हैं। तो जैसे यहाँ पे स्टॉक दिया है 1000, ठीक है, उसमें से उन्होंने क्रेडिटर्स हटाए, एक्सेप्टेड बिल्स, फिर पेड फॉर स्टॉक्स, ये सब हटाया, और ऐसा नहीं कि जितना भी अमाउंट आया पूरा दे दिया, उसमें भी 25% उन्होंने हाथ में रखा और बचा हुआ अमाउंट, ठीक है। सेम विथ डेटर्स। डेटर्स मतलब क्या? मतलब डेटर्स मतलब क्या वो नहीं बोल रही हूँ, टोटल डेटर्स, उसमें से भी इनएलिजिबल डेटर्स निकालते हैं, जैसे रिलेटेड पार्टी डेटर्स या 3 महीने से जिसके पैसे नहीं आए अभी तक, ठीक है, तो ऐसे डेटर्स निकाल के जो बचा हुआ है उसमें भी मार्जिन लगाते हैं। ये एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, उसमें मार्जिन लगाते हैं, वो माइनस करने के बाद जो बचता है, अब ये टोटल के बेसिस पे, मतलब ये टोटल तुम्हारी डीपी, इतना ही तुम निकाल सकते हो, 780 रुपए ही तुम निकाल सकते हो। सपोज तुम्हारा 1000 का भी सैंक्शन लिमिट है तो भी तुम 780 ही उस महीने निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं रेवेन्यूज आइटम का, रेवेन्यू आइटम का ऑडिट कैसे करते हैं। क्या क्या आता है रेवेन्यू में? बैंक के डिस्काउंट्स पे इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट, फिर आरबीआई के पास जो भी बैलेंस होगा उसके ऊपर इंटरेस्ट, तो ये सब इंटरेस्ट इनकम है। और कैसे, और कौन से इनकम होते हैं? जो कमीशन चार्ज करता है, लोन प्रोसेसिंग होता है, ठीक है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड फीस इनकम होता है, लॉकर होता है, उसके बाद इंश्योरेंस रेफरल मिलता है, ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिवैल्यूएशन, लैंड एंड बिल्डिंग बेचते हैं, तो ये सबसे बैंक को इनकम होता है। अब ये कैसे देखते हैं, इसमें क्या क्या देखते हैं? ऑडिटर सबसे पहले क्या कंसर्न होता है, मेनली क्या कंसर्न होता है कि ही शुड ऑब्टेन अ रीजनेबल अश्योरेंस दैट रिकॉर्डेड इनकम अरोज फ्रॉम ट्रांजैक्शन टुक प्लेस। हुआ है वो ट्रांजैक्शन, वो इनकम हुआ है उस साल में, और कोई अनरिकॉर्डेड नहीं है, और जो भी रिकॉर्ड हुआ है वो प्रॉपर अमाउंट, एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन, और कोई मिसिंग नहीं है, कंप्लीटनेस, असर्शंस पढ़े थे ना हमने, ठीक है। उसके बाद आरबीआई डायरेक्शन। आरबीआई क्या बोलता है कि अगर तुम्हारा टोटल इनकम का 1% या तुम्हारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस का 1%, इससे अगर ज्यादा तुम्हारा कोई इनकम है तो उसको तुम एक्रूअल बेसिस पे करो। इससे ज्यादा अमाउंट तुम्हारा कोई भी इनकम है तो उसको एक्रूअल बेसिस पे करो, उसको अलग से हेडिंग दिखाओ, ठीक है। अगर वो ऊपर के नॉर्म्स में नहीं बैठ रहा है, ठीक है, तो ऑडिटर को उससे रिलेटेड क्वालिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। अगर वो इतना, मतलब क्या हुआ कि उतना मटेरियल नहीं है तो उससे रिलेटेड क्वालिफाई करने, अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ है तो क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद और क्या बोला है कि जो भी बैंक इनकम रिकॉग्नाइज करेगा इट शुड बी ऑन एक्रूअल बेसिस, जो एक्चुअली हुआ है तो ही, ठीक है, एक्रूअल बेसिस, रिकवरी नहीं, ठीक है। तब तक, जब तक ऑफकोर्स उसका आने के चांसेस कम ना, क्लियर। तो ये नॉर्मल अपन जनरल जो अकाउंटिंग में बात कर रहे हैं वो सब बातें चलती है, बहुत ज्यादा दिमाग के ऊपर वाली बातें नहीं, ठीक है। के बाद और क्या बोला है कि एनपी से रिलेटेड ऑफकोर्स जब तक अल्टीमेट कलेक्शन नहीं आ जाता तब तक हम उसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करते, ठीक है। फिर एनएससी, इन लोग के अगेंस्ट जो भी हमने लोन दिया है उसका जो भी इंटरेस्ट है उसको हम ड्यू डेट पे इनकम ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि एनपी कभी होता नहीं है वो, ठीक है। उसके बाद बिल्स परचेज। बिल्स परचेज में क्या होता है कि अगर एंड ऑफ द सपोज मार्च से लेके 3 महीने, मतलब मार्च अप्रैल मई, तो दूसरा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया, तो उनका बोलना क्या है कि जो भी उससे कमीशन तुमको आएगा, जो भी तुम लोग अर्न करोगे, डिस्काउंट जो भी तुम अर्न करोगे, उसको तुम 3 महीने में प्रॉपर, मतलब 1 महीना इस साल में आएगा, 2 महीना अगले साल में आएगा, तो उसको प्रॉपर बाइफर्केशन तुम्हें करना है, इंटरेस्ट पोर्शन बिटवीन 2 ईयर्स, ठीक है। फिर बिल फॉर कलेक्शन में क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो जब तक एक्चुअली बिल कलेक्ट नहीं हो जाता तब तक कमीशन को तुम्हें एज अ इनकम ट्रीट नहीं करना है, ठीक है। एक्चुअली जब बिल मिलता है तभी तुम्हें कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट करना है। और रीनेगोशिएशन के बारे में बात क्या चल रही है कि रीनेगोशिएशन में जो भी तुम्हें पैसा मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, फीस मिल रहा है, उसको तुम जितना रीनेगोशिएशन का टाइम है 5 साल 10 साल, तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें उतना उसको डिवाइड करना है, साथ नहीं लेना है। जो भी कमीशन में, इंटरेस्ट की बात नहीं चल रही है, कमीशन या कोई फीस मिली है रीनेगोशिएशन की बैंक को, उतना डिवाइड करना है, ठीक है। इनकम इंटरेस्ट की बात नहीं चल रही है, क्लियर। अब आता है रिवर्सल ऑफ इनकम। रिवर्सल कब करते हैं? एनपीए के केस में ऑफकोर्स क्या लिखा है, अगर वो एनपीए हुआ तो द एंटायर इंटरेस्ट अक्रूड एंड क्रेडिट टू इनकम शुड बी रिवर्स्ड, ठीक है। गवर्नमेंट गारंटीज को भी अप्लाई होता है क्योंकि उसको इनकम रिकॉग्निशन रूल्स लगते थे, अगर ऊपर तुमने ध्यान दिया होगा तो, ठीक है। उसके बाद कोई फीस होगी, उसको भी तुम, कमीशन है, फीस है, उसको भी तुम्हें रिवर्स करना है, ठीक है। और क्या बोला है
ऑडिटर को किसके ऊपर ध्यान देना है? अगर कोई लार्ज डेबिट्स है, मतलब इंटरेस्ट में जो भी इंटरेस्ट नॉर्मली चार्ज हो रहा है वो तो है, बट बहुत बड़ा अमाउंट अगर डेबिट हुआ है तो तुम्हें उसको ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, डेबिट हुआ है मतलब क्या? रिवर्स हुआ है। इतना बड़ा अमाउंट किस बात का रिवर्स हुआ है भाई? ठीक है, फिर आते हैं लीज्ड अमाउंट, लीज्ड असेट में। लीज्ड असेट में क्या है? फाइनेंस इनकम को हमें दिखना है। फाइनेंस इनकम को तुम्हें, ये सब एनपी की बात चल रही है, ठीक है, फाइनेंस इनकम को तुम्हें रिवर्स करना है इन केस ऑफ लीज्ड असेट। फिर आता है टेक आउट फाइनेंस। टेक आउट फाइनेंस का मतलब क्या होता है? स्पेशली बिल्डर्स लोगों को एग्जाम्पल दूंगी तो ज्यादा समझ में आएगा। 5 माले की बिल्डिंग बांध रहे हैं, ठीक है, तो 5 फ्लोर की बिल्डिंग में पूरे 5 का वो एक साथ लोन नहीं लेता। वो क्या करता है? पहले 1 करोड़ लेता है, पहला फ्लोर बांधता है, फिर 2 करोड़ लेता है, 2 करोड़ से पहला 1 करोड़ चुका देता है और अगले 1 करोड़ से सेकंड फ्लोर बांधता है। इससे क्या होता है? उसका इनकम और एक्सपेंस का जो मैचिंग है वो भी सही हो जाता है, उतना लोन भी उसको नहीं मिलता, मतलब इतना लोन इंटरेस्ट उसको नहीं भरना पड़ता पूरा 5 करोड़ एक साथ लेने के लिए। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड टेक आउट फाइनेंस। उस केस में रिकवरी बेसिस पे होता है। इट शुड नॉट रिकॉग्नाइज इनकम अनलेस रियलाइज फ्रॉम द बोरो। इनकम की बातें चल रही है यहाँ पे, ठीक है, आप ये मत बोलना इसका प्रोविजनिंग फिर कभी ओवरड्यू होगा, वो सब नहीं चल रहा है। इनकम का उसके क्या करना है, इंटरेस्ट इनकम का क्या करना है, वो सब बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद पार्शियल रिकवरी। अगर पार्शियल रिकवरी हुई तो क्या करना है? सबसे पहले सिंपल, इंटरेस्ट को सबसे पहले तुम्हें हटाना है। ठीक है, इंटरेस्ट को सबसे पहले तुम्हें, जितना भी पैसा मिला उतना तुम्हें रिवर्स करना है। इंटरेस्ट पार्टली फुली रियलाइज इन एनपीए कैन बी टेकन इनटू इनकम। ठीक है, सपोज 10 लाख 5 लाख का इंटरेस्ट है, उसमें तुमको 2 लाख मिलता है, 2 लाख तुम इनकम तुम ट्रीट कर सकते हो। क्लियर? ये बात है मेमोरेंडम। मेमोरेंडम अकाउंट क्या होता है? मेमोरेंडम अकाउंट इज नथिंग बट अ रिकॉर्ड, क्योंकि वो अकाउंट से निकाल दिया जाता है। रिवर्स किया मतलब क्या? वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं आ रहा है, अभी इनकम काउंट नहीं हो रहा है, बट उसका कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होना चाहिए, तो वो मेमोरेंडम अकाउंट में बनाया जाता है ओनली फॉर कंट्रोल पर्पसेस। ठीक है, इट शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ योर मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट से जो इनकम आता है उसका क्या ट्रीटमेंट करना है? दिस इंक्लूड ऑल इनकम डिराइव फ्रॉम द गवर्नमेंट, बॉन्ड्स वगैरह जो भी तुम्हें आते हैं। क्लियर? प्रॉफिट ऑन सेल वो भी तुम्हें कंसिडर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस। एंड उसके बाद और क्या बोल रहे हैं? रिवैल्यूएशन, तो जो भी एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन होगा वो भी तुम्हें इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉग्नाइज। ठीक है, अब आता है एक्सपेंस। एक्सपेंस में क्या क्या आता है? बैंक में क्या क्या एक्सपेंस होते हैं जो वो इंटरेस्ट देते हैं। अब लेने की बारी नहीं, देने की बारी। आरबीआई को जो देते हैं, ठीक है, वो सब एक्सपेंसेस आते हैं। अब उसमें ऑडिट प्रोसीजर क्या परफॉर्म करनी है? सबसे पहले तो उसका रीजनेबलनेस देखना है कि जितने भी इंटरेस्ट एक्सपेंस है उसका रीजनेबलनेस। ठीक है, क्या करना है? उसका उनका इंटरेस्ट कितना पे किया उनको एनालाइज करना है। के बाद कौन से टाइप ऑफ डिपॉजिट्स है, डिपॉजिट्स को भी चेक करना है कि कौन से टाइप ऑफ डिपॉजिट्स आ रहे हैं। फिर उसके बाद एवरेज इंटरेस्ट रेट लगा के देखना है कि ऑन एन एवरेज जो इंटरेस्ट पे किया गया है वो सही किया गया है। ठीक है, सेम इंटरेस्ट जो भी तुम पे कर रहे हो उसको प्रीवियस ईयर से भी तुम्हें मैच करना है कि पिछले साल कितना इंटरेस्ट पे किया था, जो भी जिसकी भी डिपॉजिट तुमने लिए बैंक ने, इस साल कितना पे किया, वो सब कुछ कंपेयर करना है। ठीक है, रिकम्प्यूट करना है सैंपल बेसिस पे। उसके बाद टेस्ट बेसिस पे और क्या क्या चेक करना है कि सारे डिपॉजिट्स जो भी है बैलेंस शीट में उससे सारे मतलब जो उसमें ऊपर जो भी इंटरेस्ट पे किया वो सब कुछ हमने इंक्लूड कर लिया है एक्सपेंस में। ठीक है, जो भी इंटरेस्ट है वो एज पर आरबीआई और इंटरनल रेगुलेशन ऑफ बैंक पे किए गए हैं। ठीक है, इंटर ब्रांच के बैलेंसेस से रिलेटेड इंटरेस्ट भी एज पर आरबीआई है या नहीं ये चेक करना है। और क्या प्रोसीजर है? अगर कोई रेट चेंज हुआ है तो उससे रिलेटेड ऑडिटर को पता होना चाहिए कि क्या चेंजेस हुए। उसको इंटरेस्ट रेट कार्ड मंगाना चाहिए कि कितने डिपॉजिट्स है उसके ऊपर क्या इंटरेस्ट कॉस्ट लगा है। तो ये सब चीजें उसको देखनी है, रिकम्प्यूट करना है जो भी इंटरेस्ट एक्रू हुआ है। अब आता है और कौन से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बैंक को लगता है। बहुत सिंपल है, इसे थोड़ा फटाफट ले रहे हो। ठीक है, रेंट, प्रिंटिंग, एडवर्टाइजमेंट, लीगल एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, रिपेयर, मेंटेनेंस, ये सब बाकी के एक्सपेंस। तो उसको कैसे चेक करना है? उससे रिलेटेड सबसे पहले तो इंटरनल कंट्रोल चेक करो, क्या प्रोसीजर है, ऑथराइजेशन कैसे पेमेंट होता है ये सारे एक्सपेंसेस का। एनालिटिकल प्रोसीजर करो, पिछले साल इस साल का कंपैरिजन करो, पिछले साल कितना एक्सपेंस था, ये साल कितना है। ठीक है, अब आते हैं प्रोविजन पे। प्रोविजन किस किस चीज की करते हैं? एनपीए की करते हैं, टैक्सेशन की करते हैं, कॉन्टिजेंसीज की करते हैं। उससे रिलेटेड क्या प्रोसीजर फॉलो करनी है? पहले तो जो भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, फिर वो बैंक के खुद के हो, आरबीआई के हो, वो सब फॉलो हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, एनपीए कौन से बेसिस पे कैलकुलेट किया जा रहा है। ठीक है, प्रॉपर क्लासिफिकेशन हो रहा है या नहीं एनपीए का। ठीक है, प्लस क्लासिफिकेशन को इन डिटेल सैंपल बेसिस पे ही बट इन डिटेल चेक करो। उसके बाद और क्या बोला है? टैक्स प्रोविजन कैसे कंप्यूट कर रहे हैं मैनेजमेंट। ठीक है, एंड लास्ट इज प्रायर पीरियड आइटम को भी चेक करने बोला है। क्या लिखा है? Since the format of profit and loss of bank prescribed Form B under third schedule to the Banking Act does not specifically provide for disclosure of the impact of prior period item on the current period, such disclosure whenever warranted may be given. मतलब जरूरी नहीं है प्रायर पीरियड आइटम देना, पर अगर लिखा है तो तुम्हें देना है। That's it. बड़ा चैप्टर खत्म, बैंक ऑडिट।
इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या क्या पढ़ा। इसको अच्छे से पढ़ना, अच्छे मार्क्स आते हैं इसमें, ठीक है। एंड अगर आपको समझ में आया है तो डू लाइक माई वीडियो, और अगर नए हो तो ऑफकोर्स सब्सक्राइब किए बिना जाना मत। एंड ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना, ठीक है। और आपको समझ में आया इन इस बात का कमेंट जरूर करना। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।